ये इसकी एक तासीर है। ये मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा शोध है कि दलित समाज की पार्टी के लिए एक परिवार होना बहुत जरूरी था। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब का परिवार नहीं था, बाबा साहब की पूरी राजनीति मिटा दी गई। उसके बाद आप देख लीजिए, दलित पैंथर्स का कोई परिवार नहीं था, दलित पैंथर्स की राजनीति मिटा दी गई। ये तो मान्यवर कांशीराम ने देखा और उन्होंने अपना एक जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और अगर हम इतिहास देखें तो मायावती जी ने जो है बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो तो जिसे कहना चाहिए ढाक के तीन पाक की तरह सब गिर गए। तो मुझे लगा कि एक परिवार अगर हो जाएगा तो ये दलित राजनीति बच जाएगी, बहुजन राजनीति बच जाएगी। सर, ऐसे तो बसपा भी परिवारवादी पार्टी में शामिल होगी। इसमें परिवार कहां से? अगर आप महिला को देखेंगे तो महिला का तो परिवार है ही नहीं। सर, अभी हाल ही में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। तो वही दूसरी तरफ अगर दलित राजनीति में देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा उभरता हुआ नाम है, और मायावती ने उनको एक तरह से जैसे आकाश आनंद को, अपने भतीजे को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। तो आप इन दो युवा चेहरे दलित चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद में आप किसे बेहतर मानते हैं दलित राजनीति के लिए? नहीं, आई विल कॉल इट एज पॉवर्टी ऑफ योर थिंकिंग। आप एक राष्ट्र पार्टी, अगर मतलब मायावती की आप तुलना या उनकी पार्टी की तुलना अगर आप ममता बनर्जी से करते तो मैं खुश होता। यही संकुचित दृष्टि है कि दलित हमेशा दलित ही को दिखाया। अरे वो राष्ट्र लीडर है, राष्ट्र पार्टी है, और राष्ट्र पार्टी का कोई भी लीडर राष्ट्र लीडर होगा। वो उस पार्टी के कार्यक्रमों से अपनी मोछों पर बल दे पाया कोई, और वो लिख पाया है। और आप कंपेयर कर रहे हैं, यही तो संकुचितपन है, ये सोचने का जो तरीका है। आई रियली फील बैड अबाउट इट। मैं इसी से लड़ना चाहता हूं कि कब आप उनके ड्यू को बिल्कुल उनके आधार पर, मैं कभी भी इसीलिए अपनी किताब में मैंने महात्मा गांधी का जिक्र नहीं किया। क्या दलित समाज के लोग आत्मनिर्भर रूप से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आत्मनिर्भर रूप से ही सराहा जाए, क्यों कंपेयर किया जाए? विदाउट कंपैरिजन क्या उनको हम उनकी अस्मिता के आधार पर देख सकते हैं? और अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या सामान्य से कंपेयर कर सकते हैं? तो इसलिए मुझे लगता है ये कंपैरिजन ही त्रुटिपूर्ण है। अगर आपको सचमुच करना है तो आप देखिए कि राष्ट्र पार्टी के जब बैठक होगी और आकाश आनंद जाएंगे तो वो राष्ट्र लीडर की हैसियत से जाएंगे, तो उनके पास अपनी एक लेगेसी है। और भारत में अभी बिना परिवारों के राजनीति बहुत दिनों तक चलेगी नहीं। ये इसकी एक तासीर है। ये मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा शोध है कि दलित समाज की पार्टी के लिए एक परिवार होना बहुत जरूरी था। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब का परिवार नहीं था, बाबा साहब की पूरी राजनीति मिटा दी गई। उसके बाद आप देख लीजिए, दलित पैंथर्स का कोई परिवार नहीं था, दलित पैंथर्स की राजनीति मिटा दी गई। ये तो मान्यवर कांशीराम ने देखा और उन्होंने अपना एक जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और अगर हम इतिहास देखें तो मायावती जी ने जो है बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो तो जिसे कहना चाहिए ढाक के तीन पाक की तरह सब गिर गए। तो मुझे लगा कि एक परिवार अगर हो जाएगा तो ये दलित राजनीति बच जाएगी, बहुजन राजनीति बच जाएगी। सर, ऐसे तो बसपा भी परिवारवादी पार्टी में शामिल होगी। इसमें परिवार कहां से? अगर आप महिला को देखेंगे तो महिला का तो परिवार है ही नहीं। वो तो, और शादी होने के बाद तो महिला दूसरे परिवार में चली जाती है। तो अब आप जिसे कहना चाहिए कुछ खून के रिश्ते को दिखाएंगे तो कौन सी ऐसी पार्टी जिसमें परिवार नहीं है? कौन सी ऐसी पार्टी है? तो मुझे लगता है कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, आप देख लीजिए कि कोई भी रिश्ते, चाहे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, अगर उसको छोड़ दे तो अच्छे से डॉक्टर किस तरह अपने ही समाज के अंदर, अपने ही परिवार में कैसे दे जाते हैं, उसी तरह मुझे लगता है एक व्यवसायिक राजनीति भी चल रही है। और जब तक हमारी सभ्यता के अंदर, हमारी समाज के संस्कृति के अंदर परिवर्तन नहीं होता, तब तक इसी प्रकार विश्वास के तूप पर HUF लाया गया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ जो है सबसे ज्यादा किसको वो मिलता है? वो इसीलिए लाया गया कि हम अपने परिवार के लोगों पर ही विश्वास कर पाते हैं, हम बाहर के लोग पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। और जबकि हम करोड़पति और अरबपतियों से बात कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि राजनीति में जबकि एक विशिष्ट प्रकार की राजनीति, अस्मिता की राजनीति है, उसके अंदर विश्वास का होना अति आवश्यक है। चूंकि बसपा का जिक्र कर दिया तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएं। लेकिन जब भी इस तरह का अप्रोच इंडिया अलायंस या एनडीए, मतलब देश में इस तरह दो तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि या तो एनडीए के पक्ष में माहौल होगा या तो इंडिया के पक्ष में माहौल होगा, तो मायावती क्यों नहीं इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लेती हैं? मायावती को लेके एक ये लोगों के अंदर इस बात को लेके चर्चा है कि मायावती अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर रही हैं, बसपा अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर, इसलिए इंडिया अलायंस कमजोर हो रहा है। वो अलायंस कमजोर हो रहा है जो ऐसी मांग कर रहा है कि जातिगत जनगणना और तमाम चीज़ों। क्या आपको लगता है कि बसपा का जो इस पूरी यात्रा है, सियासी यात्रा जो लगातार 2014 के बाद हार हुई है, तो क्या बसपा अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो वैचारिकी को लेके इस तरीके से अपफ्रंट होकर लड़ाई लड़े? देखिए, उनका अंदर का मामला मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने शोध के आधार पर जो समझ सकता हूं उसके आधार पर मैं उत्तर दे सकता हूं। मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी को समझने के लिए एक नई दृष्टि की आवश्यकता है। वो एक दल ऐसा नहीं है कि वो सत्ता के लिए आया है केवल, और अगर सत्ता नहीं होगी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि एक उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, जिसको मान्यवर कांशीराम ने मुकर्रर की थी, वो ये है कि एक ध्रुव, वैकल्पिक ध्रुव बना होना चाहिए, चाहे वो विचारधारा के रूप में हो। सत्ता मिल जाना एक कहना चाहिए इत्तफाक है, क्योंकि 89 के पहले किसने कहा था कि वो पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे? अरे वो तो 20-20, 25-25 एमएलए लेकर के आते थे। आज एक है तो लोगों को परेशानी है, लेकिन 10 एमपी है तो लोगों को कोई दिखाई नहीं पड़ता। अरे भाई, 10 एमपी के बराबर तो अभी भी पार्टी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी के जितने लीडर हैं, उनका जो सबसे बड़ा मंतव्य और काम होना चाहिए कि किसी प्रकार उस विचारधारा को बनाए रखें। अगर वो बनी रहेगी तो वो लीडर और पार्टी एक बार पुनः सत्ता में आ सकती है। लेकिन चैलेंज इस बात का है कि क्या वो विचारधारा बचेगी, क्या वो जो लोग हैं उन नायकों को, नायिकाओं को प्रिस्टीन और प्योर फॉर्म में रख पाएंगे? क्योंकि अब तो वो नायक और नायिकाएं जिनको लोग जानते नहीं थे अखिल भारतीय स्तर पर, आज वो सभी के पोस्टरों में देखे जा सकते हैं, सभी के कार्यक्रमों में देखे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी क्राइसिस मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि एक नए पाठ्यक्रम का निर्माण हो जो कि विचारधारा के तहत पर रोक सके। वरना 1970 में कांग्रेस ने उस समय की आरपीआई के लीडरों को और उनके एजेंडे को आत्मसात कर लिया था, और आज ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे को भी बहुत सारी पार्टी आत्मसात कर चुकी है। तो उनके लिए जो यूएसपी था वो थी एक तरह से नवीनता। वो नवीनता कहीं ना कहीं क्षीण हो रही है, ये डर ज्यादा बड़ा है।